नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए दी करंट अफेयर शो का 14th एपिसोड, जिसके अंदर हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। स्पेशली फ्रेंड्स, एनटीपीसी वाले एस्पिरेंट्स को कहना चाहूंगा, अब आप थोड़ा ज्यादा फोकस करना शुरू कर दीजिए। नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलेगा, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी साबित होगा। और हाँ, दी करंट अफेयर शो के लगभग 14-15 एपिसोड हो गए हैं, यानी कि 3 से 4 महीने हो गए हैं। आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी दी करंट अफेयर शो के नाम से। आप सभी एपिसोड को डिटेल के साथ देख लीजिएगा, आपको काफी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे एग्जैक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एपिसोड कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोकस के साथ देखिएगा। फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, डिटेल से बात करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट के बारे में। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत 31वें स्थान पर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक है क्या। इसका इंग्लिश में मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हो सकता है HDI 2020 इंडेक्स है क्या। फ्रेंड, जो ये मानव विकास सूचकांक है, ये एक रिपोर्ट है जो कि हर साल जारी की जाती है। इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज है जिनके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी कंट्री का जो एजुकेशन लेवल होता है उसमें कितना डेवलप हुआ है वो हर साल, साथ ही उसके अंदर जो ह्यूमन रह रहे हैं उनका जो हेल्थ लेवल है वो डेवलप हुआ है या फिर नहीं हुआ है, साथ ही उनका जो लाइफ स्टेटस है वो डेवलप हुआ है नहीं हुआ है, यानी कि उनका जीवन स्तर, यानी कि उनका हेल्थ स्तर, साथ ही उनका जो शिक्षा का स्तर है उसमें कितना चेंज हुआ है, उसमें कितना बदलाव है, वो कितना सुधारा है। तो इसी के अकॉर्डिंग एक लिस्ट जारी की जाती है, ये एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाता है। तो इस साल भी 2020 के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत को 131वीं रैंक मिली है, यानी कि भारत 131वें पायदान पर है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट हो जाता है। डेफिनेटली क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर कौन सा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है नॉर्वे जो है ये पहले स्थान पर है, साथ ही आयरलैंड जो है वो सेकंड स्थान पर है, थर्ड पे स्विट्जरलैंड है, फोर्थ पर हमारा हांगकांग है, साथ ही फिफ्थ पर हमारा आइसलैंड है। तो ये है, साथ ही हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, इनकी क्या रैंक रही है ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है, वो भी मैं आपको बता दूं। यहां पर देखिए 129वीं रैंक भूटान को मिली है, बांग्लादेश 133वें स्थान पर रहा है, साथ ही नेपाल 142, म्यांमार 147, पाकिस्तान 154वीं रैंक पर रहा है, जहां पर हमारा भारत 131वें रैंक पर है, अफगानिस्तान 169वीं रैंक पर रहा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स 2020 में भारत को 131वीं रैंक मिली है। 2018 में, यानी कि इससे पहले भारत 130वें स्थान पर था। ये कंडीशन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन बाकी देश के कंपैरिजन में ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। जैसे कि बाकी कंट्री है नॉर्वे वगैरह, इनमें इन चीज को लेकर बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, जिसकी वजह से भारत 1-2 पायदान पीछे पहुंच चुका है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा फ्रेंड्स, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, भारत ने स्वदेशी पृथ्वी 2, स्वदेशी का मतलब है जो कि भारत में ही बनाई गई हो, मिसाइल का सफल परीक्षण किया। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने एक और सफल परीक्षण कर लिया है जबरदस्त मिसाइल का। मिसाइल का नाम है पृथ्वी 2। इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो उड़ीसा तट से किया गया है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है। सफल परीक्षण होने के बाद पता चला है जो इस मिसाइल की मारक शक्ति है वो 350 किलोमीटर है, यानी कि 350 किलोमीटर तक अपने टारगेट को ये खत्म कर सकती है, नष्ट कर सकती है। साथ ही ये ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी कि पृथ्वी से पृथ्वी पर, धरती से धरती पर ही वार कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर से छोड़ी जा रही है किसी भी हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट से, नहीं, ये एक प्रॉपर लॉन्चर से ही की जाती है, यानी कि इसका एक प्रॉपर व्हीकल होता है जिससे ये लॉन्च की जाती है, तब ये वार करते हैं। इसमें कुछ ऐसे स्पेशल सेंसर है जो कि रडार के रेंज में भी नहीं आते, उन सेंसर की वजह से, साथ ही ये अपना टारगेट को आइडेंटिफाई करने में भी सक्षम है। तो कुछ स्पेशल सेंसर इसके अंदर लगाए गए हैं। तो ये डीआरडीओ ने ही मिसाइल को बनाया है और इसका सफल परीक्षण कर लिया है। यहां पर देख सकते हैं डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट भी रखी हुई है, जैसे मैंने इमेज उठाई है। तो इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण हो चुका है। कहां से हुआ है? उड़ीसा से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, आरबीआई का बड़ा फैसला
आरटीजीएस सर्विस अब 24 घंटे उपलब्ध होगी। फ्रेंड्स, आरबीआई ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है, एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर आरटीजीएस सर्विस होती है अब वो 24 आवर्स चलेगी। पहले 24 आवर्स नहीं थी, एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही लोग ट्रांजैक्शन कर सकते थे, मनी ट्रांसफर वगैरह कर सकते थे। तो अभी 24 घंटे हो गए। जितने भी बैंक हैं, चाहे आपका एसबीआई हो, पीएनबी हो या फिर कोई भी बैंक हो, सभी बैंक में ये सर्विस शुरू हो चुकी है। अब ये होता क्या है, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। आरटीजीएस होता क्या है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये इसका मतलब होता है, यानी कि एक अकाउंट से नेट बैंकिंग के थ्रू दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना, पैसे ट्रांसफर करने में ये सर्विस काम आती है। साथ ही आप एक और सर्विस को जानते होंगे आईएमपीएस के नाम से, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि अगर आप मोबाइल से किसी को पैसे भेज रहे हैं वो तुरंत उसके अकाउंट में चले जाते हैं। ठीक है, आईएमपीएस सबसे फास्ट होती है। एक हमारी एनईएफटी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें पहले बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करना होता है, फिर उसमें पेमेंट जाने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। ठीक है, आईएमपीएस सबसे फास्ट होती है। एनईएफटी पहले से ही 24 घंटे चलती थी। आईएमपीएस 24 घंटे वाली सर्विस नहीं है, लेकिन अब आरजीटीएस भी 24 घंटे वाली सर्विस हो गई है, यानी कि 24/7 आवर ये चलती रहेगी। तो इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने क्या है, आरटीजीएस याद रखिएगा। क्वेश्चन घुमा के पूछ ले जा सकता है कि आरबीआई ने आईएमपीएस वगैरह पूछ ले जाएगा, लेकिन यहां पर आरजीटीएस सर्विस है, याद रखिएगा, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट डेट से रिलेटेड है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हाल ही में 16 दिसंबर गई है, तो उसी दिन भारत के अंदर विजय दिवस के रूप में मनाया गया। सबसे पहले समझते हैं कि क्यों मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में। फ्रेंड्स, आज से कुछ सालों पहले, यानी कि 1971 में 16 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी। तो इसी के उपलक्ष्य में, यानी कि उस युद्ध की जीत को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, यानी कि और जो जवान शहीद हुए थे उस युद्ध में, ठीक है, उनको सम्मानित करने के लिए, उनके सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है विजय दिवस। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, उसमें लगभग 93,000, हाँ 93,000 यानी कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था भारतीय सेना के सामने। तो काफी सारी बॉलीवुड मूवीज भी इसके ऊपर बनी है, आई होप आपने देखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। विजय दिवस याद रखिएगा, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चांद के नमूने लेकर लौटा चांगई 5 यान। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। फ्रेंड्स, हाल ही में चीन ने एक अपना यान चंद्रमा के ऊपर भेजा था, जहां से सैंपल कलेक्ट करके अब वो पृथ्वी पर आ चुका है, यानी कि चीन के पास आ चुका है। इसका नाम है हमारा E5 यान। देखिए, चांगई 5 पूरा नाम है, चांगई 5 चाइना का है, डेफिनेटली चांगई 5 कुछ इसी तरीके का नाम होगा। तो ये चांद पर आ चुका है। चीन ऐसे करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन चुका है, और ये काफी बड़ी बात भी है। इससे पहले अमेरिका, साथ ही सोवियत देश ने ये किया हुआ है, यानी कि चांद से नमूने सैंपल कलेक्ट करके ला चुका है, और ये तीसरा देश बन गया है जहां पर चीन का चांगई 5 जो व्हीकल है, यानी वो पृथ्वी के ऊपर आ चुका है। अब इसके ऊपर रिसर्च वगैरह करेंगे। वो अपना चांद से कुछ पत्थर और वहां की मिट्टी वगैरह जो भी है वो सैंपल कलेक्ट करके लेके आया है। तो भारत भी इसके ऊपर लगा हुआ है, चंद्रयान भेजा था, और भी काफी रिसर्च चली रही है इसके ऊपर। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, नाम दे दिया जाएगा। कोई भी पूछ रहा जाएगा कि चांगई 5 यान कौन से देश का था, कौन से देश ने चंद्रमा से सैंपल कलेक्ट किए हाल ही में, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हाल ही में एनटीपीसी के जो एग्जाम होंगे उसमें डेफिनेटली पूछा जाएगा। बोरिस जॉनसन, जो कि हमारे यूनाइटेड किंगडम यूके के प्राइम मिनिस्टर है, अगले साल गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे, पहले ही पता चल चुका है। तो फ्रेंड, जो 26 जनवरी को मुख्य अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट होंगे, वो बोरिस जॉनसन रहने वाले हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर भारत के चीफ गेस्ट रहेंगे, इस बात का ध्यान रखेगा। और साथ ही G7 जो हो रहा है, समिट हो रही है, वो इस बार यूनाइटेड किंगडम में ही हो रही है। साथ ही उसमें जो सदस्य है वो भारत भी G7 समिट का सदस्य है, और जो होस्ट कर रहा है वो यूनाइटेड किंगडम ही कर रहा है। और यूनाइटेड किंगडम ने, यानी कि बोरिस जॉनसन ने नरेंद्र मोदी को, इंडिया को भी उसमें आमंत्रित किया है, और जो उनका इन्विटेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, और इनको चीफ गेस्ट के रूप में इन्विटेशन दिया है, जो कि इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इस बार चीफ गेस्ट बोरिस जॉनसन ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन अक्सर बनता है एग्जाम में,
26 मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ किया जाएगा। फ्रेंड्स, आने वाली 26 मार्च 2021, 26 मार्च 2021 में एक सड़क है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसका नाम है स्वाधीनता सड़क। इसका शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां से आवाजाही स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर देखिए, यह सड़क भारत में संचालित है, यानी कि ऑलरेडी इस सड़क ये भारत में चल रही है सड़क। ठीक है, लिंक हो रखी है, बस शुभारंभ यानी कि स्टार्ट होना है बांग्लादेश के साथ। जबकि यह मेहरपुर मुजीबनगर जिले से होकर बांग्लादेश में जाएगी। ठीक है, एक मेहरपुर मुजीबनगर जिला है, मुजीबनगर के जिले में एक जगह है मेहरपुर, वहां से होते हुए ये बांग्लादेश में सड़क जाएगी, जहां पर बहुत ही परिवहन में डेवलपमेंट, मतलब उसको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही माल इधर से उधर जाता है, माल ढुलाई में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इंडिया को भी, बांग्लादेश को। और आपको पता होगा, जो भारत ने सबसे ज्यादा समझौते किए हैं वो बांग्लादेश के साथ ही किए हैं। 1971 के बाद, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, जो युद्ध हुआ था, उसके बाद काफी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, इंदिरा गांधी जी ने किए थे। साथ ही बांग्लादेश ने बहुत सारे समझौते पर किए थे कि मतलब युद्ध की अवस्था कभी नहीं होगी, इस टाइप के बहुत सारे थे कि एक दूसरे के विकास के, देश की डेवलपमेंट में हेल्प भी करेंगे। भारत ऑलरेडी काफी मिलियन डॉलर बांग्लादेश के विकास में दे चुका है और बांग्लादेश भी हेल्प करता रहता है भारत को। तो फिलहाल याद रखिएगा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। जानते होंगे इनके बारे में, तो काफी एपिसोड में आपको बता चुका हूं। तो सड़क का नाम रखिएगा, याद रखिएगा, स्वाधीनता सड़क, जो कि 26 मार्च 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इवेंट है भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत युद्धपोत हिमगिरी का कोलकाता में जल आवरण, यानी कि लॉन्च हो चुका है, शुरू हो चुका है जल आवरण। थोड़ा हिंदी वाले तो समझ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश वाले यहां पर टाइटल पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स, इंडियन नेवी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है हिमगिरी, यानी कि एक शिप है, वॉरशिप जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, जो कि लड़ाई वगैरह में काम आता है। इंडियन नेवी के पास ये आ चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, और ये इंडिया में ही बनाए गए हैं। मेक इन इंडिया के तहत ये बनाए गए हैं। टोटल शायद 3 हैं। इनकी अपनी कुछ स्पेशलिटी है, जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है। ये अत्याधुनिक संसाधनों जैसे ब्राक 8 मिसाइल से लैस है, साथ ही हाइपरसोनिक ब्रह्मोस, काफी सारे एपिसोड में आपको बता चुका हूं ब्रह्मोस कितनी खतरनाक मिसाइल भारत ने जो बनाई है, डीआरडीओ ने, वो भी, उससे भी ये जो वॉरशिप है ये लैस है। साथ ही युद्धपोत की जो लंबाई है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं वॉरशिप, इसकी जो लंबाई है वो 149 मीटर है। साथ ही इसकी जो अक्षमता है वजन ढोने की, वो लगभग 6670 टन वेट ये उठा सकता है, कैरी कर सकता है। और साथ ही जो इसकी स्पीड है वो 28 समुद्री माइल, ठीक है, प्रति घंटा इसकी स्पीड है। तो याद रखिएगा, नाम है हिमगिरी, लॉन्च हो चुका है ये। नेक्स्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट है बीएसएनएल, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। जानते होंगे इसके बारे में सब लोग, ने लॉन्च की सैटेलाइट आधारित सर्विस। फ्रेंड्स, हाल ही में बीएसएनएल ने एक सर्विस लॉन्च की है, एक सैटेलाइट सर्विस लॉन्च की है, जिसके थ्रू अब जो समुद्र है उसके अंदर भी नेटवर्क अवेलेबल होगा, पानी के अंदर भी नेटवर्क आएगा, यानी कि रेंज आएगी। तो ये एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की है, और ये बीएसएनएल ने, अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पर स्काइलो, इस कंपनी के साथ इन्होंने ये मिलकर कदम उठाया। और ये पहली बार हुआ है वर्ल्ड के अंदर, ये पहली बार हुआ है कि पानी के अंदर नेटवर्क अवेलेबल होगा, और ये बीएसएनएल कर रहा है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है करंट इवेंट, इसरो ने PSLV C50 रॉकेट। फ्रेंड्स, इसरो के पास एक रॉकेट है, मतलब कि जो सैटेलाइट लॉन्चर होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है, जिसे सैटेलाइट को पहुंचाया जाता है स्पेस में, उसे रॉकेट बोलते हैं, जिसका नाम PSLV C50 है। इस रॉकेट ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम है CMS-01 को लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स, हाल ही में इसरो ने, यानी कि जो आपको पता ही है, श्री हरिकोटा सतीश धवन से एक सैटेलाइट लॉन्च की है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका CMS नाम है, और वो कौन से लॉन्च व्हीकल से की गई है, C50 से ये लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी जेल वार्डर के एग्जाम में पूछा जा चुका है, आज वाली शिफ्ट में या फिर कल वाली शिफ्ट में। तो इसने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट भारत की, मतलब जो ऊपर तो निगरानी करेगा ही प्रॉपर, साथ ही जो लक्षद्वीप है, साथ ही अंडमान निकोबार है, वहां का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी प्रॉपर कवरेज देगा। अब तक वहां पर इतनी
कवरेज नहीं थी। और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो ये 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इससे पहले भारत के ऑलरेडी 41 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हो रखे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और ये 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है भारत का, जो कि C-50 से लॉन्च किया गया है सतीश धवन श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश के बीच 55 साल के बाद रेल लिंक शुरू। फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के बीच 1965 से पहले ऑलरेडी रेल लिंक थे, यानी कि मतलब रेल की आवाजाही होती थी, यात्री इधर से उधर जाते थे, माल इधर से उधर जाते थे। हालांकि फिलहाल भी 2 ट्रेन ऑलरेडी चल रही हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन एक जो रेल लिंक है वो अब स्टार्ट होने वाला है, जो कि हल्दीबारी से अपना चिल्हाटी तक चलने वाला है। ठीक है, 1965 के बाद ये बंद हो गया था, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद ये रेल लिंक बंद हो गया था, और अब ये 55 साल बाद स्टार्ट होने वाला है, यानी कि शुरू होने वाला है, शायद हो चुका है। तो जो ऑलरेडी 2 ट्रेनें चल रही हैं उनमें से एक एक्सप्रेस है शायद मैत्री एक्सप्रेस, साथ ही एक बंधन एक्सप्रेस है जो कि कोलकाता से ढाका जाता है, और जो बंधन एक्सप्रेस है वो कोलकाता से बांग्लादेश का एक शहर है जिसका नाम खुलना है वहां तक जाती है। और ये तीसरा रेल रूट रहने वाला है जो कि हमारा वेस्ट बंगाल से असम को होते हुए बांग्लादेश जाएगा, यानी कि जो असम वाला रूट है वो और भी आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम आने वाला है, यानी कि माल की ढुलाई में, उसके बाद ये यात्रियों के लिए भी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओला तमिलनाडु में लगाएगी दुनिया की सबसे बड़ी ई स्कूटर फैक्ट्री। ओला के बारे में डेफिनेटली जानते होंगे, इंडिया की एक कैब कंपनी है, तो फाइनली इसके ऊपर काम भी स्टार्ट हो चुका है। ओला ने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि तमिलनाडु में दुनिया की सबसे बड़ी जो ई स्कूटर यानी कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं उसकी फैक्ट्री रहेगी, यानी कि इंडिया के तमिलनाडु से ही, जो हमारे पड़ोसी देश है, एशिया में कंप्लीट एशिया को कवर करेगा और वहां पर भी ये स्कूटर पहुंचाएगा। निर्माण होगा भारत के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, और बाहर देशों में उसका एक्सपोर्ट होगा। तो कितनी बड़ी बात है। और ओला ने यह भी कहा कि इसके बाद लगभग 10,000 जो बेरोजगार है उनको यहां पर रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो काफी बड़ा कदम है यार, और काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर देखिए तमिलनाडु का यह बड़ा कारखाना न सिर्फ भारत में बल्कि यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और दुनिया भर के बाजारों में ग्राहकों को उत्पादन मुहैया कराएगा, यानी कि यहां तक एक्सपोर्ट करने वाला है। अमेरिका को भी ई स्कूटर एक्सपोर्ट करेगा ओला तमिलनाडु से। याद रखिएगा कहां पर लगा रहे हैं सबसे बड़ी फैक्ट्री ई स्कूटर की, तमिलनाडु में। कौन लगा रहा है? ओला। नेक्स्ट है ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर 5वीं भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक आयोजित। हाल ही में भारत की एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और म्यांमार की जो ड्रग्स कंट्रोल एजेंसी है उनके बीच में एक मीटिंग हुई है ड्रग कंट्रोल ऑपरेशंस को लेकर। आपको तो पता ही होगा इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, तो उसी चीज को लेकर एक बैठक हुई है कि इसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, इन चीजों को कैसे हटाया जाए। तो इनसे निपटने के लिए एक प्रॉपर बैठक हुई है। और साथ ही इन दोनों में से किसी भी देश के अंदर अगर ड्रग्स ऑपरेशन के तहत ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर ड्रग्स कैरियर्स के बारे में पता चलता है, तो एक दूसरे के साथ प्रॉपर डिटेल्स शेयर करेंगे। ये कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट बातचीत हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें पास हुई हैं। इस करंट इवेंट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ड्रग्स कंट्रोल ऑपरेशन पर 5वीं भारत म्यांमार की बैठक थी, यानी कि 5वीं मीटिंग थी। और साथ ही जो ये मीटिंग कंडक्ट कराई वो म्यांमार ने कराई। और 2021 वाली जो मीटिंग कंडक्ट होगी, यानी कि 6ठी जो मीटिंग कंडक्ट होगी वो भारत कंडक्ट कराएगा। और जो भारत की तरफ से इस मीटिंग में लीड दी है, यानी कि जो लीडर रहे हैं एक तरीके से, वो एनसीबी के जो चीफ जनरल श्री राकेश अस्थाना, उन्होंने लीड किया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, शायद लास्ट होगा आज का। सऊदी अरब ने सेना अध्यक्ष यानी कि भारतीय सेना का अध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने को गॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया। फ्रेंड्स, हाल ही में जो भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं वो सऊदी अरब की यात्रा पे गए हुए थे, और सऊदी अरब की जो सेना है उन्होंने इन्हें एक सम्मान से सम्मानित किया गया, जिस सम्मान का नाम है गॉर्ड ऑफ ऑनर। मैं आपको पहले भी इनके बारे में बता चुका है। ये भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं जो कि एमएम नरवाना यानी कि मनोज मुकुंद नरवाने, इनका पूरा नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। इनको सम्मान किया है सऊदी अरब की सेना ने, गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। याद रखेगा, गॉर्ड ऑफ ऑनर किसने? सऊदी अरब की सेना ने। किसे? एमएम नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने को, जो कि भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है,
याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं अवार्ड से रिलेटेड, सम्मान से रिलेटेड, तो ये तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट। आई होप आपने अच्छे से देखा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि यही वो सभी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे लास्ट वीक के, एकदम फिल्टर करके सिलेक्ट करके लेकर आए हूं। बहुत टाइम इनके ऊपर हम लगाते हैं कि इंपॉर्टेंट ही लेकर आए, फालतू का आपको कुछ भी पढ़ना ना पड़े। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जो भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, इंपॉर्टेंट पढ़ो, फिल्टर करके पढ़ो, जो कि एग्जाम में एग्जैक्ट मिले। क्योंकि यहां पर आप साल 2 साल के लिए प्रिपरेशन करने नहीं बैठे, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, 1-2 महीने के अंदर आपको बेटर प्रिपरेशन करनी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो एवरी संडे शाम 5 बजे द करंट अफेयर शो को फॉलो करना कभी मत भूलिएगा, कोई भी एपिसोड मिस मत करिएगा। तो अगर आज का आपको एपिसोड पसंद आया हो यार, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, और यार आज तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके। एक बार ही करोगे, वैसे शेयर करिए, लोगों से करवाइए कि द करंट अफेयर शो शाम 5 बजे चलता है वे टू सक्सेस के ऊपर। तो चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।